क्या आपको पता है कि 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं? ये शायद हाल फिलहाल में हुए सबसे अजीब ओलंपिक्स में से एक थे। क्या बात कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप भी इस वीडियो के अंत में मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी को देखें और इसकी तुलना 1992 में बार्सिलोना में हुई ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी से करें तो आपको शायद लगेगा कि 32 साल में दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस और बदल गई है। इस इवेंट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खलीफ ने 45 सेकंड के अंदर इटालियन बॉक्सर को हरा दिया। इस मैच के बाद इटालियन बॉक्सर का कहना था कि उन्होंने इतना जोरदार मुक्का पहले कभी नहीं खाया है और अगर वह इस मैच में बनी रहती तो उनकी जान भी जा सकती थी। बाद में जब लोगों ने ईमान खलीफ के बारे में जांच की तो पता चला कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो पुरुषों की बॉडी में अधिक पाया जाता है और जिसके कारण पुरुषों में अधिक मसल मास, स्ट्रेंथ और भारी आवाज जैसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। यही कारण था कि पिछले साल हुए वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इस अल्जीरियन बॉक्सर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वास्तव में यह बॉक्सर एक पुरुष के रूप में पैदा हुए थे और बाद में इन्होंने अपना सेक्स चेंज करा के महिला बना लिया। लेकिन अल्जीरियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इन आरोपों से असहमति जताई और कहा कि ईमान खलीफ जन्म से ही महिला हैं और अभी भी महिला हैं। बाद में ईमान खलीफ ने अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता। इस ओलंपिक्स में पहली बार ब्रेक डांसिंग को भी शामिल किया गया। ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक्स में इस तर्क के साथ शामिल किया गया कि यह पश्चिमी देशों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है और इसे और अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए इसे ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह हास्यास्पद है कि कबड्डी, जिसमें ताकत और सहन शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है, जब ओलंपिक्स में शामिल करने की बात आती है तो यह कहकर मना कर दिया जाता है कि यह खेल केवल दक्षिण एशियाई देशों में लोकप्रिय है। डेमोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक्स में शामिल किया जा सकता है तो पतंगबाजी क्यों नहीं? हमारे यहाँ की पतंगबाजी में भी बहुत अधिक स्टैमिना लगता है। इस ओलंपिक इवेंट में रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कारण बैन कर दिया गया था, लेकिन इसमें इजराइल शामिल था, जिसने भी फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। इसके बाद अमेरिकी स्केटबोर्डर नाइजा हॉस्टन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ दिन बाद बताया कि उनका मेडल जंग लगने और खराब होने लगा है। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा की, जिसके बाद ओलंपिक्स कमेटी ने वादा किया कि वे उन्हें दूसरा ब्रॉन्ज मेडल देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्रांस ओलंपिक्स में मिले मेडल्स की तुलना अगर टोक्यो ओलंपिक्स में मिले मेडल्स से करें तो आपको दिन रात का अंतर नजर आएगा। इस साल इंडिया ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 71वीं पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल जीतकर 62वीं पोजीशन पर रहा। सबसे अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने 1992 के बाद ओलंपिक्स में अपना पहला मेडल जीता और वह भी गोल्ड। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 92.97 मीटर दूर जेवलिन फेंका और गोल्ड मेडल जीता, जबकि हमारे नीरज चोपड़ा उसी इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि पाकिस्तान जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पहले भी जीत सकता था अगर उन्होंने इस इवेंट में शोएब अख्तर को भेजा होता, क्योंकि शोएब अख्तर भी अपनी बॉलिंग ऐसे ही कराते थे जैसे वो जेवलिन फेंक रहे हों। इसी ओलंपिक्स इवेंट में हम भारतीयों के लिए सबसे दुखद खबर तब आई जब हमारी देश की विनेश फोगाट केवल 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से फाइनल्स में आकर डिस्क्वालीफाई हो गईं। बाद में विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन सीएस ने इस अपील को खारिज कर दिया। अब जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने भी 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए बिड किया है।
अगर यह बिड सफल होती है तो 2036 के ओलंपिक्स हमारे देश के अहमदाबाद में होंगे। यह हमारे लिए खुशी की बात होगी क्योंकि हम अपने एथलीट्स को अपने ही देश में चीयर कर पाएंगे और तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी मेडल टैली में सुधार हो सके। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं भी उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। धन्यवाद।